नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच सिखा तक में। साथियों, आज हम आपके सम्मुख कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो वाच्य से संबंधित हैं तथा कुछ क्रिया से संबंधित हैं। तो इनमें हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। तो दोस्तों, वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तो आपने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म वहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भाववाच्य। यहाँ पर न कर्ता प्रधान है और न कर्म। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ किसी भी कार्य में कर्ता या कर्म दोनों को अक्षमता प्रतीत हो वहाँ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सभी। तो यहाँ पर देखिएगा, किसमें कर्ता या कर्म दोनों को अक्षमता प्रतीत होती है? भाववाच्य में, जहाँ पर भाव प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा द्वारा पत्र लिखा गया में वाच्य है। ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी कोई नहीं। तो सीमा द्वारा पत्र लिखा गया में कर्मवाच्य है। यहाँ पर द्वारा का प्रयोग है, ये अपने पहले समझा हुआ है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। जहाँ कर्म प्रधान हो वहाँ होता है। तो दोस्तों, ये तो सरल प्रश्न है। वहाँ पर देखिएगा क्या होता है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी कोई नहीं। तो जहाँ कर्म प्रधान हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न है। शेर बहुत तेज दहाड़ता है में प्रधान है कर्ता, कर्म, भाव कोई नहीं। तो शेर बहुत तेज दहाड़ता है। देखिएगा यहाँ पर प्रधान क्या है? कौन बहुत तेज दहाड़ता है? शेर। जहाँ पर हम प्रश्न क्या और कौन करें तो उत्तर आ जाए, सबसे पहला जो कर्ता होता है, तो वहाँ पर क्या है? वो कर्ता प्रधान वाक्य है, समझिए। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कर्ता। अगला प्रश्न है। क्रिया का मुख्य उद्देश्य कर्ता कहाँ होता है? तो ऑप्शन है कर्तृवाच्य में, बी भाववाच्य में, सी कर्मवाच्य में और डी कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, कर्तृवाच्य में। अगला प्रश्न है। मुझसे थकान के कारण और चला नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ऑप्शन देखिएगा। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी क्रमशः पहला और दूसरा। तो देखिएगा, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है कि जब कर्ता और कर्म दोनों में अक्षमता प्रतीत हो, मतलब हम करना चाहें फिर भी हमसे हो ना, तो यहाँ पर देखिए चलना चाहता है वो, लेकिन उससे चला नहीं जाता थकान के कारण। तो यहाँ पर भाववाच्य है। ये ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। तुम्हारा आना आज नहीं हो सकेगा में वाच्य है। यहाँ पर देखिए वो आना चाहता है लेकिन उसका आना आज नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी प्रथम दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ता, कर्म एवं भाव के विषय में बताने वाले क्रिया के रूप को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला विकार, दूसरा विशेषण, तीसरा वाक्य और चौथा वाच्य। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, वाच्य। कर्ता, कर्म एवं भाव के विषय में बताने वाले क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रावण के द्वारा सीता का हरण किया गया में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी निषेधात्मक वाक्य। तो यहाँ पर रावण के द्वारा सीता का हरण किया गया में कर्मवाच्य है।
अब हम क्रिया से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जिनमें पहला प्रश्न है क्रिया की अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो यहाँ पर क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली सामान्य अवस्था, दूसरी विधि अवस्था और तीसरी संभाव्य अवस्था। ये तो आपको पता है। अगला प्रश्न है तुम घर चले जाओ में अवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए सामान्य अवस्था, बी विधि अवस्था, सी निषेध अवस्था और डी संभाव्य अवस्था। तो तुम घर चले जाओ में क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये इच्छावाचक है, तो जिसमें इच्छा व्यक्त की हो वो क्या होता है? संभाव्य। यहाँ पर संभाव्य अवस्था है। और देखिए अगला प्रश्न, मुझे रस्सी देखकर लगा जैसे सांप दिखाई दिया हो में अवस्था है। देखिएगा ऑप्शन ए सामान्य, बी विधि, सी संभाव्य और डी विशेष। मुझे रस्सी देखकर लगा जैसे सांप दिखाई दिया हो, तो यहाँ पर उसे प्रतीत हो रहा है, वो सांप है नहीं लेकिन उसे लगा, तो ये क्या है? संभाव्य अवस्था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न, विनती, आज्ञा आदि का बोध किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन है ए सामान्य, बी विधि, सी संभाव्य और डी निषेध। तो प्रश्न, विनती, आज्ञा विधि अवस्था में होता है। प्रश्न, विनती, आज्ञा का बोध। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, विधि अवस्था के भेद हैं। तो दोस्तों कौन कौन से भेद हैं, मतलब कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो विधि अवस्था के 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष भेद और परोक्ष। 2 हैं, प्रत्यक्ष विधि, परोक्ष विधि। जिसको आपने समझा हुआ है कि प्रत्यक्ष विधि क्या है और परोक्ष विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि वो है जिसमें वाक्य में हमें वर्तमान काल का बोध हो, और परोक्ष विधि में भविष्य काल का। अगला प्रश्न है, जब प्रश्न, विनती, आज्ञा आदि का प्रयोग भविष्य के लिए हो तो वहाँ होता है। तो वहाँ दोस्तों कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी परोक्ष विधि, ऑप्शन सी निरपेक्ष विधि और ऑप्शन डी सापेक्ष विधि। तो भविष्य के लिए हो जो जहाँ पर प्रश्न, विनती और आज्ञा का प्रयोग, ये हमने अभी बताया इसके पहले वाले प्रश्न में, वहाँ पर क्या होता है? परोक्ष विधि होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी घटना का निश्चित ज्ञान होता है। तो दोस्तों किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए सामान्य अवस्था में, ऑप्शन बी संभाव्य अवस्था में, ऑप्शन डी विधि अवस्था में और ऑप्शन सी विधि अवस्था में और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो किसी भी घटना का निश्चित ज्ञान हमें सामान्य अवस्था में होता है। यहाँ पर मतलब सही समय की जानकारी हमें मिलती है कि हाँ यही कार्य हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने स्नान किया में अवस्था है। तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सी अवस्था होगी? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी संभाव्य और ऑप्शन डी अंतिम दोनों। तो उसने स्नान किया में सामान्य अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हमें निश्चित समय का ज्ञान हो रहा है कि उसने स्नान किया। अगला प्रश्न है, तुम बनारस क्यों जा रहे हो में अवस्था है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी परोक्ष विधि, ऑप्शन सी सापेक्ष विधि और ऑप्शन डी निरपेक्ष विधि। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि तुम बनारस क्यों जा रहे हो। देखिए प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन वर्तमान काल का बोध हो रहा है, जा रहे हो। अगर होता तुम बनारस क्यों जाओगे तो क्या होता, ये यहाँ पे भविष्य काल का हमको बोध होता, फिर ये परोक्ष विधि है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है, मैं अवश्य जाऊंगी में अवस्था है। देखिए वही बात आई यहाँ पे, मैं अवश्य जाऊंगी मतलब वो अभी जा नहीं रही है, जाएगी बाद में। तो यहाँ पे भविष्य काल का बोध हो रहा है हमें। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी परोक्ष विधि, ऑप्शन सी सामान्य विधि और ऑप्शन डी संभाव्य अवस्था। तो यहाँ पर देखिएगा परोक्ष विधि सही है यहाँ पर, क्योंकि भविष्य काल का बोध हो रहा है। तो दोस्तों ये आज की क्लास पूरी हुई। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।